रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आज की कहानी मैं आप लोग को सुनाऊं, लेकिन उससे पहले बड़े बूढ़ों की एक मिसाल है। और बड़े बूढ़ों की जितनी भी मिसालें होती हैं, अगर हम लोग आज की ज़िंदगी में उन मिसालों को उतारें, उन पे खरा अगर हम परखें, तो हम पाएंगे कि बड़े बूढ़ों ने कहा था कि कत्ल जो होता है, यानी जो क्राइम होता है, उसके पीछे 3 वजहें होती है: ज़र, जोरू, ज़मीन। और दोस्तों, वहीं बड़े बूढ़ों की एक मिसाल और बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है। दोस्तों, भले ही बड़े बूढ़े किसी परिवार में ना हो, लेकिन उनकी कही हुई बातें हमेशा हमारे काम आती है। लिहाजा बड़े बूढ़ों ने अगर कोई बातें बताई हैं, माँ बाप ने कोई बातें बताई हैं, दादा दादी ने कोई बातें बताई हैं, तो उन बातों के ऊपर हमें कम से कम अमल करना चाहिए। बड़े बूढ़ों ने हमेशा कहा है कि अति अगर किसी भी चीज़ की होती है तो अति बुरी होती है। अगर हम लोग इसको आज के ज़माने में मॉडर्न वर्ड्स में बोलें, इंग्लिश में बोलें, तो ओवरडोज। किसी भी चीज़ का अगर आप लोग ओवरडोज लेंगे तो ये जो ओवरडोज होता है, ये आपकी ज़िंदगी को प्रभावित कर सकता है। यानी किसी भी चीज़ के प्रति आपका जो एडिक्शन है, ये कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर सकता है। चाहे आप लोग दवाओं की ओवरडोज लें, या फिर खाने की ओवरडोज लें, या फिर किसी और चीज़ की ओवरडोज लें, ओवरडोज हमेशा इंसान के लिए खतरनाक होती है, घातक होती है। और आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी के अंदर भी एक ऐसी ओवरडोज होती है जिसकी वजह से एक महिला इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाती है। उसके बच्चे अनाथ हो जाते हैं। और 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी इस पूरे इंसिडेंट के बाद में अंधकार में चली जाती है। परिवार जो होता है, उसकी इज्जत गांव के अंदर ख़राब हो जाती है। सारी चीज़ें तार तार हो जाती हैं। जो इतनी मेहनत से, मशक्क़त से परिवार ने इज्जत बनाई थी, वो चंद लम्हों में चकनाचूर हो जाती है। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, बात करें अगर आज की कहानी की, तो आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और इसी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है बाराबंकी ज़िला। और इसी बाराबंकी ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है, असंद्रा थाना। और इसी असंद्रा थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, एक जगह पड़ती है नसीरपुर मजरे मंसार। जो नसीरपुर मजरे मंसार जो गांव है, जो इलाका पड़ता है असंद्रा थाने के अंतर्गत, यहीं पर एक व्यक्ति रहते हैं। इनका नाम है रामसू मिरन। उम्र लगभग 48 साल के आसपास है। इनकी पत्नी है जिसका नाम संगीता है। इनकी उम्र 42 साल के आसपास है। घर में 2 बच्चे भी हैं। रामसू मिरन खेती किसानी करते हैं। घर पर कुछ इन्होंने पालतू जानवर पाल रही हैं, जिसमें गाय भैंस हैं। दूध देती हैं, दूध बिकता है और इसी से उनका परिवार का खर्चा चलता है। छिमाई पर जो फसल होती है वो भी आ जाती है। लिहाजा ये जो परिवार था, जैसे तैसे कर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा था। परिवार में भले ही पैसे कम थे, लेकिन खुशियां भरपूर थी। सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। जो रामसू मिरन है, ये अपनी पत्नी संगीता से बेहद मोहब्बत किया करता था। 2 बच्चे थे, परिवार में खुशियों का माहौल था। जो संगीता थी, ये भी अपने पति का काम में हाथ बटाती, कभी खेत पर चली जाती, कभी चारा काट लाती। यानी गांव में आप लोग देखते हैं, महिलाएं अक्सर अगर पति कहाँ काम पर बाहर जाता है, तो उनके घर में अगर कोई पालतू जानवर होता है, कोई भैंस होती है, कोई गाय होती है, तो उसके लिए चारा लेने के लिए वो अपने खेतों पर चली जाती है। इसी तरीके से सारी ही चीज़ें बहुत बढ़िया चल रही थी परिवार में। जो रामसू मिरन है, ये अपने बाहर कभी मेहनत मजदूरी भी कर लिया करते थे, कभी अपनी खेती किसानी भी देखते थे, और साथ के साथ जो घर में जानवर थे, कभी कभी उनके लिए चारा भी ले आया करते थे। लेकिन 16 अक्टूबर साल 2024 को जो रामसूरन को होते हैं, वो कहते हैं कि मैं दरअसल काम से कहीं बाहर जा रहा हूँ और आज तुम खेत से चारा वगैरह काट लाना। जो पत्नी होती है, शाम को इसे चारा वगैरह काटना था, तो ये पति के सामने ही कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम घर पे रुको, जब तक तुम बच्चों को देखो, और घर का अगर तुम्हें कुछ काम हो तो कर लो, मोहल्ले पड़ोस का कोई काम हो तो कर लो, जब तक मैं चारा काट लाती हूँ। जो पत्नी संगीता होती है, 42 साल के आसपास इसकी उम्र होती है। 16 अक्टूबर साल 2024 को सुबह के तकरीबन 9 बजे के आसपास ये अपने खेत पर चारा लेने के लिए चली जाती है। खेत पर चारा लेने के लिए जाती है। इधर जो पति था, जिसका नाम रामसू मिरन था, ये अपने कामकाज में लग गया था। सोचता था कि थोड़ी देर में पत्नी आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, 1 घंटा गुजर जाता है, 2 घंटे गुजर जाते हैं, पत्नी अभी तक लौट कर नहीं आई थी। पति थोड़ा परेशान होता है। फिर उसके बाद में सोचता है कि ठीक है, आ जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फिर अपने कामकाज में व्यस्त हो जाता है। दोस्तों, तकरीबन सुबह 9 बजे के आसपास की ये जो महिला संगीता थी, गई हुई थी, और अब तकरीबन सुबह के 12 बज चुके थे, यानी दोपहर के 12 बज चुके थे। और जो संगीता थी, इसका कहीं पर भी कोई पता नहीं था। अब जब पति घड़ी में टाइम देखता है, दोपहर के 12 बज चुके थे, पत्नी अभी तक लौट कर नहीं आई थी, खाने का टाइम हो चुका था। दूसरी तरफ ये जो पति था, इसे कहीं काम से जाना था, इसको भी लेट हो रहा था। अब ये बड़ा परेशान होता है।
फिर इसके मन में ये ख्याल आता है कहीं ऐसा तो नहीं कि पत्नी ने चारा वगैरह काटा हो, उसकी गठरी बांधी हो और उठवाने वाला कोई ना मिला हो और वज़न ज़्यादा हो इसलिए वो किसी से उठवा ही ना पाई हो, किसी का इंतज़ार कर रही हो, चूँकि फ़ोन वगैरह तो लेके नहीं गई है। लिहाजा अब जो राम सुमिरन था ये अपने खेत की तरफ निकलता है। अब जैसे ही ये अपने खेत पर पहुंचता है और जो चरी वगैरह जो काटने चारा गई थी ये महिला जिसका नाम संगीता था, तो वहीं पर देखता है कि उसकी दरांती पड़ी हुई है, उसका हंसिया पड़ा हुआ है और जिस हंसिए में गठरी बांधनी थी वो सारी चीज़ें, जो रस्सी में बांधनी थी वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। उसके बाद में थोड़ा सा उस खेत के अंदर आगे बढ़ता है और जैसे ही खेत के अंदर आगे बढ़ता है इसकी तो चीखें निकल जाती हैं। सामने का ये जो मंजर देखता है उसे देखने के बाद में इसके पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल सामने इसकी जो पत्नी संगीता थी वो मृत हालत में पड़ी हुई थी और उसके जिस्म पर किसी ने किसी तेज़ धारदार हथियार को कई बार चला दिया था। जिस्म से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। पूरी जो आस पड़ोस की ज़मीन थी वो खून से लथपथ थी। लिहाजा जो राम सुमिरन था ये गांव की तरफ चीखता हुआ भागता है और राम सुमिरन की चीखें सुनकर गांव के लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं। देखते ही देखते ये पूरे गांव के अंदर ये जो बात थी आग की तरफ फैल जाती है। पूरे गांव से जो लोग होते हैं वो उस खेत की तरफ एकत्रित हो जाते हैं। वहीं से कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है असंदरा थाने में। जब पुलिस इस तरीके की बात सुनती है कि भैया इस तरीके से नसीरपुर मजरे गांव में इस तरीके से कत्ल हो गया, दिन दहाड़े कत्ल हो गया, पुलिस अपनी टीम लेती है, गाड़ी उठाती है, तुरंत मौके वारदात पर पहुंचती है। पुलिस जब वहां पर पहुंचती है तब तक लोग वहां से छटना शुरू हो गए थे। लोगों की भीड़ कम होना शुरू हो गई थी। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पति बदहवास हालत में रो रहा होता है, चीख रहा होता है। पुलिस पहुंचती है, सबसे पहले डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है। क्राइम सीन को बहुत ही बारीकी से चेक करती है, कातिल ने कोई सुराग, कोई ऐसा एविडेंस छोड़ा हो जिससे पता चल सके। लिहाजा अब जो डेड बॉडी थी उसकी पहचान तो हो चुकी थी। संगीता नाम की महिला थी, 42 साल उम्र है। उसका जो पति है 48 साल का राम सुमिरन, ये यहीं पर रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है। पुलिस राम सुमिरन को दिलासा देती है, उसे उठाकर खड़ा करती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी के साथ में जिसने भी इस तरीके की हरकत की है, जिसने भी ये घिनौना काम किया है, उसको हम बहुत जल्द सलाखों के पीछे भेज देंगे। अब जो राम सुमिरन था ये कहता है कि साहब जिसने भी मेरे पत्नी के साथ में ऐसा किया है उसको आप जल्दी से जल्दी पकड़ दो, क्योंकि मेरे घर पर गमों का पहाड़ टूट गया है। मैं अब भला संगीता के बिना क्या करूँगा? मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी परवरिश कौन करेगा? लिहाजा जो पुलिस थी इस महिला संगीता की डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है, सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर जो राम सुमिरन थे इनसे पूछताछ करती, इनसे पूछती है क्या तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी थी, कोई ऐसी रंजिश जिससे हाल फिलहाल में किसी से कोई झगड़ा हुआ हो, कोई पैसों का लेन देन हो, या फिर ऐसा हो कि किसी के राम जो संगीता है उसके साथ में कुछ नज़दीकियाँ हों, कुछ करीबियाँ हों। लिहाजा जो राम सुमिरन होता है ये कहता है कि साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, ना हमारी किसी से कोई दुश्मनी है, ना रंजिश है, ना पैसों का लेन देन, ना कोई ज़मीनी विवाद, ना मेरी पत्नी संगीता की किसी से कोई नज़दीकियाँ। ये तो बस बेवजह की बातें हैं साहब। जो भी कातिल है उसने कत्ल क्यों किया इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन आप बस कातिल को ढूंढ लो। अब जब पुलिस इस तरीके से पूछताछ राम सुमिरन से करती है, उसके बयान लिखती है, तो पुलिस जिस एंगल पर पूछताछ कर रही थी, यानी नज़दीकियों के मामले में, झगड़े के मामले में, ज़मीन के लेन देन के मामले में, पैसे के मामले में, सारे ही एंगल पुलिस के खाली जाते हैं। और जिस भी एंगल से पुलिस ने पूछताछ की थी उसमें जो पति होता है वो यही कहता है कि साहब हम गरीब आदमी हैं, हम भला किससे क्या झगड़ा करेंगे। लिहाजा पुलिस जो थी वो पोस्टमार्टम का इंतज़ार करने लगती है। अब चूंकि पोस्टमार्टम का इंतज़ार तो हो रहा था, हत्या कैसे हुई है ये तो पता चल चुका था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये था कि हत्या किसने की, क्यों की, कत्ल करने के पीछे क्या मोटिव है, ये जानना पुलिस के लिए बेहद ज़रूरी था। लिहाजा पुलिस जो थी वो आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है, किसी ने संगीता को किसी के साथ जाते देखा या कोई ऐसा व्यक्ति था जो संगीता के खेत की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा। अब गांव में जो आस पड़ोस के खेतों पर लोग काम कर रहे थे उनसे भी पूछा जाता है, तो सारे ही लोग ये कहते हैं कि साहब हमें नहीं पता, जिस खेत में ये चारा काटने के लिए गई थी वहाँ पर चारा बहुत बहुत बड़ा है, अगर कोई चारे में छुप कर बैठा हो तो इसके बारे में हमें अंदाज़ा नहीं है साहब। लिहाजा पुलिस सारे ही लोगों के बयान लिखवाती है, पति से फिर से पूछताछ करती है, पति वही बातें बताता है, पड़ोस में पूछताछ करती है, पड़ोसी भी वही बातें बताते हैं। लिहाजा पुलिस अब इस गांव के अंदर अपने मुखबिर एक्टिव करती है, क्योंकि पुलिस ना तो सीसीटीवी कैमरा वहां पर थे, ना इस महिला संगीता के पास में कोई मोबाइल था, तो ऐसे पता लगा पाना बड़ा मुश्किल था और इसमें कोई संदिग्ध भी नहीं था कि जिसके ऊपर पति ने शक जताया हो। लिहाजा पुलिस अब गांव के अंदर जब अपने मुखबिर एक्टिव करती है तो पुलिस को मुखबिरों से कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं कि जिसके बाद पुलिस को थोड़ा शक होता है। दरअसल गांव में ही रहने वाले कुछ लोग सादाबाने में जो मुखबिर घूम रहे होते हैं उनके बारे में जिक्र करते हैं।
उनसे जिक्र करते हैं कि संगीता का जो भतीजा है जिसका नाम श्रवण कुमार है, अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया और उसके हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। डॉक्टर के यहाँ पट्टी बनवा रहा था, हमने पूछा। अब जैसे ही पट्टी की बात आती है, एक्सीडेंट हुआ है, कहाँ हुआ है, जो मुखबिर होते हैं ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि एक्सीडेंट कहाँ हुआ है और किससे हुआ है, किस चीज़ से हुआ है। लिहाजा जब गांव में इस तरीके की पूछताछ की जाती है कि श्रवण कुमार का एक्सीडेंट किस चीज़ से हुआ है, तो कोई भी ऐसी बात पता नहीं चलती है कि जिससे जो मुखबिर थे उन्हें ये पता चल सके कि एक्सीडेंट इस चीज़ से हुआ है। लिहाजा जो हाथ में चोट लगी थी, इसके आधार पर जो मुखबिर होते पुलिस को जाके बताते हैं कि इस तरीके से श्रवण कुमार के हाथ में चोट लगी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कत्ल करते समय संगीता का इसके हाथ पर चोट लगी। महज एक शक था, लेकिन शक के आधार पर श्रवण कुमार को गिरफ्तार तो किया नहीं जा सकता था। लेकिन पुलिस सोचती है कि एक बार फौरी तौर पर श्रवण कुमार से पूछताछ कर ली जाए। लिहाजा पुलिस जो थी वो श्रवण कुमार को उठाती है। उठाने के बाद में सीधा इसे पुलिस थाने लेके आती है। पुलिस थाने लाने के बाद में इससे पूछताछ की जाती है। जब इससे पूछताछ की जाती है तो शुरुआत में तो ये पुलिस को इधर उधर की बातें बताता है, पुलिस को घुमाने की कोशिश करता है, पुलिस को गोल मटोल जवाब देता है। अब पुलिस ये समझ चुकी थी कि जो श्रवण कुमार है इसके जो बयान है सीधे नहीं है, यानी कुछ तो ऐसा है ये पुलिस से छुपाने की कोशिश कर रहा है। अब पुलिस बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि श्रवण कुमार की जो चोट है ये चोट किसी ऐसी चीज़ से तो नहीं लगी है कि जिससे इसका एक्सीडेंट हुआ हो, चोट लगी हो, क्योंकि पुलिस इससे पूछती है कि तुम्हारी जो एक्सीडेंट हुआ किस चीज़ से हुआ, कहाँ पर हुआ, किसी के सामने हुआ। तो श्रवण कुमार कहता है कि साहब बस चोट लग गई, क्या ही बताया जाए। लिहाजा पुलिस को इस बात पर थोड़ा सा संदेह होता है। अब पुलिस श्रवण कुमार के साथ में थोड़ी सी सख्ती दिखाती है। जैसे ही थोड़ा सा अपना पुलिस वाला रवैया श्रवण कुमार को दिखाती है तो श्रवण कुमार पुलिस के सामने रोने लग जाता है और हाथ जोड़ते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब मैंने ही अपनी चाची, जिसका नाम संगीता था, उम्र 42 साल के आसपास थी, उसका कत्ल कर दिया है। अब पुलिस पूछती है कि कत्ल क्यों किया भैया, चच्ची से क्या दुश्मनी थी, क्या मोटिव रहा कत्ल का। तो उसके बाद श्रवण कुमार जो कहानी बताता है, यकीनन दोस्तों ये एक ऐसी कहानी थी कि जिसको सुनने के बाद में ना कि पुलिस वाले, ना कि गांव वाले, जो चाचा था राम सुमिरन और जो श्रवण कुमार थे उसकी पत्नी, उसके माता पिता, सब के सब हैरान रह जाते हैं। सबको ये समझ ही नहीं आता है कि श्रवण कुमार आखिर अपनी चाची के साथ में ये सारी चीज़ें कब से और क्यों कर रहा था। दरअसल श्रवण कुमार बताता है कि उसके अवैध रिश्ते उसकी चाची के साथ में पिछले 10 सालों से चल रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है 10 साल पहले से। 10 साल पहले की बात है कि मेरी चाची उस समय लगभग 31 से 32 साल के आसपास रही होगी। काफ़ी ज़्यादा यंग रहती थी और काफ़ी देखने में अच्छी लगती थी। तो एक दिन जो श्रवण कुमार होता है ये अपनी चाची के घर जाता है। उस समय श्रवण कुमार की शादी नहीं हुई थी। उस समय जो चाचा था राम सुमिरन ये खेत पर गया हुआ था। लिहाजा चाची से ये पानी मांगता है। चाची घड़े से पानी ला ही रही होती है, अपनी साड़ी का पल्लू पीछे दाबती है। तो ये अपनी चाची को देखता ही रह जाता है। जब ये अपनी चाची को इस नज़र से देखता है तो चाची को भी समझने में देर नहीं लगती है कि उसका जो भतीजा श्रवण कुमार है आखिर ये चाह क्या रहा है। उसके बाद में जो श्रवण कुमार होता है अपनी चाची से डबल मीनिंग बातें करना शुरू कर देता है। उससे हंसी मजाक में कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा हॉट हो, खूबसूरत हो, बहुत देखने में अच्छी हो। चाचा के तो भाग खुल गए कि तुम चाचा के नसीब में आ गई। अगर मैं शादी करूँगा तो तुम्हारे जैसी लड़की से करूँगा। अब जब इस तरीके से तारीफ़ों के पुल ये श्रवण कुमार अपनी चाची संगीता के बांधता है तो संगीता भी कहीं ना कहीं अब इसके झांसे में आ जाती है। उसके बाद श्रवण कुमार बातों ही बातों में अपनी चाची का हाथ पकड़ लेता है और हाथ पकड़ते हुए अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है। यूँ कहें तो इसे मोहब्बत तो कह नहीं सकते, महज अवैध संबंधों की शुरुआत कह सकते हैं। अब जब भतीजा अपनी चाची को इस तरीके से इजहार करता है, चाची भी तुरंत टूट कर एक्सेप्ट करती है। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं, एक दोनों को भींच लेते हैं, एक दोनों को जकड़ लेते हैं। और उसके बाद में इन दोनों के बीच में जो चाची और भतीजे का जो रिश्ता था ये तार तार होता है। रिश्तों की सारी दीवारें गिर जाती हैं, सारी ही मर्यादाएं लांघ ली जाती हैं। और जो श्रवण कुमार होता है ये उसी समय अपनी चाची के साथ में शारीरिक संबंध बना लेता है। अब चाची संगीता जो 32 साल की है, उस समय श्रवण कुमार आप लोग सोच समझ सकते हैं कि लगभग 20 या 18 के आसपास रहा होगा। जब वो इस तरीके से अपनी चाची को संतुष्ट करता है तो कहीं ना कहीं चाची उसकी दीवानी हो जाती है। अब इन दोनों के बीच में जो अवैध संबंध थे उसका सिलसिला शुरू हो जाता है। और एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है तो फिर कभी रुकने का नाम नहीं लेता। आए दिन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते रहते हैं, सारी ही चीज़ें चलती रहती है। और जो चाचा राम सुमिरन था उसको इस बारे में कानो कान खबर नहीं थी। हालांकि गांव में कुछ लोगों को शक था क्योंकि चाचा के जाने के बाद में श्रवण कुमार घर आया करता था। लेकिन चाची और भतीजे का रिश्ता है, कोई ज़्यादा प्रॉपर तरीके से शक भी नहीं जता सकता। लिहाजा ये जो शारीरिक संबंधों का सिलसिला था ये लगभग चलता रहता है। 4 से 5 साल गुजर जाते हैं और 5 साल के बाद में श्रवण कुमार के घर वाले श्रवण कुमार के लिए लड़की ढूंढने लगते हैं।
जब श्रवण कुमार के लिए लड़की ढूंढी जाती है तो उस समय चाची संगीता श्रवण से कहती है कि देखो तुम शादी मत करो, अगर तुम शादी करोगे तो फिर मेरा क्या होगा। श्रवण कहता है कोई बात नहीं, अगर घर वाले शादी कर भी देते हैं तो एक तरीके से लाइसेंस बन जाएगा, मेरी भी शादी हो जाएगी, तुम्हारी भी शादी हो जाएगी, कोई हम पर शक भी नहीं करेगा, और जब हम लोग चाहेंगे तो एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बना लेंगे। अब चाची जो 31-32 साल के उम्र में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, अब 35-36 की हो चुकी थी, लिहाजा जो हुस्न था वो भी धीरे धीरे फीका पड़ रहा था। अब जो श्रवण कुमार था उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में एक नए रिश्ते में बनता है, अपनी पत्नी के साथ में अपनी ज़िंदगी शुरू करता है, और 1-2 साल तो ये चाची के साथ में भी उसी तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है और अपनी पत्नी के साथ में भी उसी तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है। लेकिन एक व्यक्ति 2-2 महिलाओं को कैसे संभाल सकता है। लिहाजा जो श्रवण था धीरे धीरे संगीता से दूरियां बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि संगीता अब लगभग 40 से 42 साल की हो चुकी थी और इसका जो हुस्न था वो भी फीका पड़ चुका था। इसीलिए महिलाओं को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। जब तक हुस्न रहता है, जब तक बाहर के दरिंदे नोच लेते हैं, अगर कोई महिला वह संबंधों में जाती है, अगर बुढ़ापे में भी कोई बंदा अपनाता है तो वो उसका पति होता है। लिहाजा श्रवण अब धीरे धीरे दूरियां बनाना चालू करता है, अपनी पत्नी के साथ में ही अपना भविष्य टटोलता है। इधर जो संगीता थी उसे ये बातें नागवार गुजरती हैं। वो बार बार श्रवण को कॉल करती है, उससे कहती कि उसे शारीरिक संबंध बनाने का मूड हो रहा है, लेकिन श्रवण ये कहते हुए इनकार कर देता कि आज वो कहीं जा रहा है, बिजी है, ऐसा वैसा। इसी तरीके से जब श्रवण लगातार संगीता को इग्नोर करता है तो संगीता एक दिन श्रवण को पकड़ती है और कहती है कि अगर मेरा कहा तुमने नहीं माना और मुझे कुछ पैसों की भी ज़रूरत है और शारीरिक संबंध भी तुम्हें बनाने पड़ेंगे, अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो ये बात मैं पूरे गांव के अंदर कह दूंगी, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे माता पिता से भी कह दूंगी, जिसके बाद में तुम्हारा जो घर है वो उजड़ जाएगा। अब जैसे ही ये बात श्रवण कुमार सुनता है उसके तो पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है कि जिसको वो हलवा समझ रहा था वो उसके गले की फांस बन चुकी है। लिहाजा अब जो श्रवण था अब ये परेशान रहने लगा था और इस बारे में ये अपने एक दोस्त राजेंद्र कुमार को बताता है कि इस तरीके से उसकी चाची है, इस तरीके से यार वो मुझे परेशान कर रही है, मैं क्या करूं। तो जो राजेंद्र होता है श्रवण कुमार से कहता है कि क्यों, तुम्हारी चाची है, तुमने चाची के साथ में भी उसी तरीके के संबंधों में रहो जिस तरीके की पत्नी में रहते हो। लेकिन श्रवण कुमार कहता है कि अब मैं दोनों से उस तरीके से फिजिकल नहीं हो सकता जैसे पहले होता था, क्योंकि अब वो बात नहीं रही। लिहाजा श्रवण कुमार कहता है कि यार ऐसा कुछ रास्ता अपनाओगे जिससे मेरी चाची से मुझे छूट मिल जाए। उसके बाद में ये दोनों प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के तहत इस संगीता की हत्या करने का प्लान करते हैं। ये लोग एक चाकू लेते हैं और चाकू लेने के बाद में ये लोग खेत पर पहुंच जाते हैं जहां पर संगीता का चारा वगैरह था, और संगीता से ये श्रवण कुमार कह देता है कि आज चारे वाले खेत पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और वहीं पर हम लोग झाड़ियों के पीछे शारीरिक संबंध बनाएंगे। जब संगीता इस तरीके से श्रवण के मुंह से बात सुनती है तो वो सोचती है कि आज बहुत दिनों के बाद में बंजर ज़मीन पर शायद बरसात हो जाए, इसलिए तुरंत उन झाड़ियों के पीछे पहुंच जाती है जहां पर श्रवण ने उसको बुलाया था, और श्रवण वहीं पर दरिंदा बनकर इसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही संगीता वहां पर पहुंचती है श्रवण उसके ऊपर हमला कर देता है और 1-2 नहीं बल्कि कई सारे चाकुओं से उसके ऊपर वार किया जाता है, जिसकी वजह से मौके पर ही संगीता की मौत हो जाती है। जो राजेंद्र था इसको खेत के बाहर खड़ा करा गया था ताकि कोई आता जाता हो तो उस पर तू नज़र रख, और जो श्रवण कुमार था ये अंदर उस महिला की हत्या कर रहा था। हत्या करने के बाद में ये दोनों वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। जो चाकू था उसको झाड़ियों के पीछे छुपा दिया जाता है। बहरहाल जब ये बातें श्रवण कुमार पुलिस को बताता है तो पुलिस बड़ी हैरान होती है कि पहले तो तुमने अवैध संबंध बनाए, चाची को चाहिए था कि जब भतीजे की शादी हो गई तो वो भतीजे को छोड़ देती, लेकिन भतीजे को चाहिए था कि चाची अगर उसे फोर्स भी कर रही थी तो चाची को समझाता या फिर अपनी पत्नी को बता देता, इस तरीके से हैंडल कर सकता था। लेकिन कत्ल करने का उसने जो रास्ता चुना उस वजह से भी उसकी बदनामी हुई, घर तो जब भी उजड़ा। तो बेहतर यही था कि सारी सिचुएशन को वो हैंडल कर सकता था, लेकिन उसने गलत रास्ता चुना, क्राइम का रास्ता चुना। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना के अंदर सबसे ज़्यादा कसूरवार किसे मानते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन सबसे पहले कमेंट्स आया था ये टूरिस्ट ऑफलाइन करके आईडी है। ये भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कमेंट्स किया था। उसके बाद में ज़फ़र अब्बास हैं, लिखते हैं बहुत खूब, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में रिजवान अंसारी हैं, लिखते हैं आज की कहानी बहुत अच्छी लगी, तो रिजवान अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल बहादुर सिंह जो लंदन से कहानी सुनते हैं, लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी, तो भैया आपका शुक्रिया। देव कुमार जी हैं, लिखते हैं मलिक भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो देव कुमार जी सदैव मैं आपका आभारी रहूँगा कि आप हमेशा मेरे साथ अपना प्यार बनाए हुए हैं। सतपाल सिंह हैं, लिखते हैं गुड स्टोरी, तो भैया शुक्रिया। इकरा इमरान है, लिखती हैं नाइस स्टोरी, तो इकरा इमरान जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में मुकेश शर्मा है, लिखते हैं वाह मलिक जी, एक बात का एहसास हुआ कि डॉक्टर बनने के बाद भी ज़रूरी नहीं कि इंसान में कॉमन सेंस आ जाए। फिजियोथेरेपिस्ट था, उसके बाद भी गज़ब का मूर्ख था, धन्य हो गए ऐसी कहानी सुनकर।
तो मुकेश शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी अंसारी हैं, लिखते हैं भाई साहब आप जो कहानी का पोस्टर बनाते हो वो बहुत ही शानदार होता है, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। जीशान अंसारी सूरत गुजरात से। तो जीशान अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरफराज मोहम्मद हैं, लिखते हैं कुछ कहानियों ने दिल हिला दिया है और लगता है कि क़यामत बहुत करीब है। तो शरीफ मोहम्मद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तरीके से अपना प्यारा सा कमेंट्स करने के लिए। खान खान करके आईडी है और ये लिखते हैं अल्लाह पाक जल्दी आपके 100 के सब्सक्राइबर कर दे। आप खालिद भाई कुंदर की मुरादाबाद यूपी 21 से कहानी सुनते हैं। तो खालिद भाई आपका शुक्रिया। रेहान मलिक हैं, लिखते हैं पैरों तले ज़मीन निकल गई तो फिर खड़े कैसे होंगे। भाई कुछ मंज़र ऐसे होते हैं कि जब इंसान सामने देखता है, जिसका अपना जाता है ना, और वो उस सीन को सामने देखता है तो उसके नीचे पैरों के नीचे ज़मीन है या नहीं उसको पता ही नहीं चलता, उसके पाँव कांपने लग जाते हैं। उसके बाद में अली रोशन जी हैं, लिखते हैं सर रोशन अली आपका कहानी बताने का अंदाज़ बहुत अच्छा लगता है, मैं ये कहानी पहले सुनी है। तो रोशन अली जी आपका शुक्रिया। सतपाल सिंह हैं, लिखते हैं मुंबई से कहानी सुनते हैं भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कामिल मलिक लिखते हैं मलिक साहब जी आज मेरा बर्थडे है। तो कामिल मलिक जी आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से, मेरे व्यूवर्स की तरफ से, मेरी सारी फैमिली की तरफ से। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई वेरी नाइस कहानी, मैं दुबई में रहता हूँ और आपकी कहानी सुनता हूँ। तो हसीबुल अंसारी जी आपका शुक्रिया। प्रिंस अली जी अपना कमेंट्स करते हैं और बहुत प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, आपका शुक्रिया। उसके बाद में अब्दुल अली हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम अब्दुल अली है, फरीदाबाद से सुनता हूँ वेरी नाइस स्टोरी। तो अब्दुल अली जी आपका शुक्रिया। अजीत राय हैं, लिखते हैं अजीत राय वाराणसी से कहानी सुनते हैं। तो अजीत राय जी आपका शुक्रिया। अब्दुल अली हैं, लिखते हैं सर मैं सऊदी अरबिया से डेली आपकी स्टोरी सुनता हूँ, मेरा नाम ले लो। तो अब्दुल अली जी आपका बहुत शुक्रिया कि आप सऊदी अरबिया में रहकर बिज़ी लाइफ से टाइम निकाल कर हमारे लिए हमारी कहानी सुनते हैं और कमेंट्स भी करते हैं। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का सदैव आभारी रहूँगा। अनिल कुमार जी हैं, लिखते हैं भाई रोज़ रोज़ पुरानी कहानी सुनाते हो, कोई न्यू स्टोरी सुनाओ, ये स्टोरी बहुत बार सुन चुका हूँ। तो भाई ये स्टोरी 2017 में हुई थी, हो सकती है आपने सुनी हो, लेकिन अनिल कुमार जी आप पिछली की 2 कहानियाँ देखेंगे तो लेटेस्ट हैं, मुश्किल से 8 दिन पुरानी है, तो उनको एक बार ज़रूर सुनिएगा। उसके बाद में क्रिएटिव शॉर्ट्स करके हैं, उन्होंने अपना प्यारा सा कमेंट्स किया है, शुक्रिया। डॉक्टर सिद्दीक अहमद हैं जिनसे शिकायत भी है और आज इनसे मेरी बात भी हुई थी फ़ोन पे, और ये लिखते हैं डॉक्टर सिद्दीक अहमद जी इस कहानी को सुनकर एहसास हुआ कि जो फ़ैसला कुदरत ने तुम्हारे लिए किया है उसी में सुकून तलाश इंसान को करना चाहिए, उसी में सुकून तलाश करो। तो डॉक्टर सिद्दीक अहमद साहब जी आपने जो बातें कही हैं इस कमेंट्स में, भले ही 2 लाइनें हैं लेकिन इनका मतलब बहुत गहरा है। इंसान के पास जो हो अगर वो उसी में संतुष्ट रहेगा तो उसकी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से बीतेगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप दौलत और शोहरत ही ले लें, अगर हम अपने ऊपर वालों को देखते हैं तो हमें चैन से नींद भी नहीं आएगी, और हम अगर अपनी दी हुई जो अल्लाह ने, भगवान ने, ऊपर वाले ने हमको दी है, जो भी दौलत दी है उसमें हम खुश रहेंगे, जो भी ज़िंदगी दी है उसमें खुश रहेंगे, तो सारी चीज़ें बहुत परफेक्ट तरीके से हो जाएंगी। सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से। तो सुरेंद्र कुमार जी सदैव आपका जो प्यारा सा कमेंट्स आता है मैं पढ़ता हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। और दोस्तों मिलते हैं हम लोग कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।